भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, मेरे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, भारत सरकार के सचिव श्री आर.के. सिंह जी, एसीएस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन श्री अटल डुल्लू साहब, सभागार में उपस्थित भारत सरकार के तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विशेष रूप से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के हमारे सभी अधिकारी, डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों, कृषि सखी, पशु सखी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर में ए हेल्प शुरू करने के लिए मैं माननीय रूपाला जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के उत्थान के लिए भारत सरकार का निरंतर सहयोग मिलता रहा है। जम्मू कश्मीर के अनेक जिलों से यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों का भी मैं स्वागत करता हूँ। यूरोप में एक लोक कथा बहुत प्रचलित है। एक आदमी से नाराज होकर देवताओं ने उसे एक श्राप दिया, और श्राप ये था कि आज से आपकी कोई छाया नहीं बनेगी। मैंने शैडो नहीं बनेगी। तो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, हंसने लगा और कहा कि इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो देवताओं ने कहा कि ये अभी नहीं पता चल रहा है, तुमको बाद में पता चलेगा। जब वो गांव पहुंचा अपने, तो ये खबर पहले ही गांव में पहुंच चुकी थी, और जिसने भी सुना कि इसकी छाया नहीं बन रही है, तब उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। और एक एक करके लोग गांव के उसका साथ छोड़ने लगे, और अंत में लोग इतने भयभीत हुए कि उसे गांव से निकाल दिया। उसने बहुत तर्क दिया कि भाई केवल मेरी छाया मिटी है, मुझ में कोई दोष नहीं है। छाया के मिट जाने के बावजूद मैं पूरा का पूरा वही हूं जो पहले था। लेकिन गांव के किसी आदमी ने उसकी बात न सुनी। ये कथा एक प्रतीक कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे समाज में भी स्त्री को पुरुष की छाया कहते हैं, और उसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और मैं मानता हूं कि स्त्री केवल छाया भर नहीं है, बल्कि पुरुष या समाज जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सृजन के रूप में या मानवता के इस आधे हिस्से की वजह से ही हो रहा है। और ये कहना आज बिल्कुल उचित होगा कि महिलाओं की क्षमता पुरुषों से कहीं ज़्यादा अधिक है। और विशेष करके जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, तो मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इन बहनों ने जम्मू कश्मीर को एक नया संबल, एक नई ताकत दी है। और इनके पुरुषार्थ की जितनी प्रशंसा की जाए वो शायद कम होगी। मुझे याद है पिछले वर्ष सितंबर में कृषि सखी और पशु सखी योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। जो आंकड़े उस समय मैंने साझा किए थे, मुझे लगता है कि आज मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप देखें कृषि और अलाइड सेक्टर में, तो उन आंकड़ों को देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि इन बहनों का योगदान कितना है। कृषि और अलाइड सेक्टर में एक साल में आदमी के काम करने के घंटे, माने पुरुष के काम करने के घंटे 1800 हैं, लेकिन हमारी बहनों के काम करने के घंटे 3400 हैं। ये अंतर आपको स्पष्ट करेगा। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लगभग 73% बहनें हमारी काम कर रही हैं, जबकि पुरुषों की संख्या महज 56% है।
लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 73% में मात्र 17% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सीधे तौर पर कोई इनकम होती है, और बाकी महिलाएं अनपेड लेबर के रूप में काम कर रही हैं। चाहे हार्टिकल्चर हो, डेयरी हो या कृषि के और क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में बदलाव के साथ साथ आज भारत सरकार का, या मैं कहूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन का, ये प्राथमिक दायित्व है कि हमारी बहनें कैसे सशक्त हों और इस अनपेड कैटेगरी से उन्हें निकालकर ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी मेहनत को कैसे पुरस्कृत किया जा सकता है और उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, क्योंकि बिना उनके आत्मनिर्भर बने भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आप अभी मेरे पहले कई लोगों ने बताया कि 70% हम आबादी हमारी लगभग कृषि और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। 12 लाख परिवार पशुधन और लाइव स्टॉक से जुड़े हुए हैं। ये सेक्टर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि और एलाइड सेक्टर में लगभग 30% का योगदान पशुधन का है, और तमाम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी यही है। अगर लाइव स्टॉक सेक्टर के 30% योगदान को, जैसा अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ था उसमें कहा गया कि इसको हम 40% से ऊपर ले जाएं, तो इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 12 लाख जो परिवार हैं, इनकी महिलाओं को हम कैसे एम्पावर करें। पिछले 2 वर्षों में कोशिश हम सब ने की है कि महिलाओं के गुमनाम योगदान को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाए, और मैं यहाँ मौजूद बहनों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन महिलाओं के श्रम और सम्मान तथा आमदनी के बीच जो विरोधाभास मौजूद है उसे समाप्त करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है। मैं समझता हूँ कि डेयरी सेक्टर से जुड़ी लगभग सभी एक्टिविटीज़ में उनका योगदान पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है, और अभी उनके लिए किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। पशु सखी और ए हेल्प का जो कार्यक्रम है, इसके जरिए एक छोटे समूह को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा और इस सेक्टर में उनका इंटरवेंशन भी बढ़ेगा। मैं डुल्लू साहब और हमारे सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर हमें और भी विचार करना है कि कैसे बहनों को और हम मजबूत कर सकें। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की 611 पशु सखियों को 16 दिन की ट्रेनिंग देकर ए हेल्प वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए एम्पावर किया जाएगा। अभी डुल्लू साहब ने बताया कि 3000 पशु सखी पूरे यूटी में हमें बनाना है, और काम के बारे में बताया गया। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि वैक्सीनेशन हो, ब्रीडिंग हो या एक्सटेंशन के प्रोग्राम हो, उनको कैसे वो क्रियान्वित करेंगे। लाइवलीहुड मिशन के मिल्क सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा एफपीओज को विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में स्थापित करना ये आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ा लक्ष्य होगा, ताकि भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका पूरा लाभ हम उठा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से इस बात पर जोर रहता है कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी संस्थाओं को गांवों की आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया जाए। पिछले साल जुलाई में आप सबको मालूम है कि भारत सरकार में एक नए मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास को नए सिरे से प्रोत्साहित करके सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की कोशिश वर्तमान सहकारिता मंत्री जी, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, वो कर रहे हैं। हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं
माननीय रूपाला जी, वो अमरेली ज़िले से आते हैं गुजरात के, और वहाँ जिस प्रकार डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने लोगों की ज़िंदगी में आमूलचूल बदलाव किया है, वो अपने आप में देश के अन्य भागों को प्रेरणा देता है। गुजरात की प्रसिद्ध गीर ब्रेड जो है आज हमारे जम्मू में भी आ गई है। वहाँ के प्रोग्रेसिव डेयरी किसान कुलभूषण खजूरिया आज यहाँ अभी मंच से आपको बोल रहे थे। ऐसे साथी हमारे जो हैं, ये हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हम सबने प्रेरित किया है कि हमारे पशुपालकों को, किसान भाइयों को जो आवश्यक जानकारी है वो दी जाए। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर के योगदान को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ दिनों से विशेष प्रयास हम सब कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने एक सवाल किया था, तो ये 1.5 साल पहले की बात है। तो मुझे बताया गया कि साहब एक सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में 2 से 2.5 साल लगते हैं। ये 2020 का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 1-1.5 महीना पहले कार्यक्रम में शामिल हुआ, फिर मैंने वही सवाल दोहराया, तो कुछ किसान भाइयों ने मुझे कहा कि साहब अब न्यूनतम 1 महीना और अधिकतम 3 महीना लगता है। तो ये यात्रा 1.5-2 वर्षों में हम सब ने तय की है, और यही बदलाव की संस्कृति है। और मैं समझता हूँ किसी से हम सशक्त हो सकते हैं। सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि आत्मनिर्भर गांव तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए जम्मू कश्मीर की सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमें निश्चित रूप से एम्पावर करना होगा, और भविष्य में इन्हें मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के रूप में विकसित करने की योजना पर भी हमें अभी से विचार करने की आवश्यकता है। कोशिश हम सबने की है कि एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर में जो निर्णय लिए जाएं, उसमें मूल इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक सामान्य किसान फैमिली के सस्टेनेबल लाइवलीहुड के जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं, सभी का समान रूप से विकास हो, और एक तरह से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, या मैं कहूँ कि अलाइड सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो, ये हम सबके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय रहा है। पूर्व के मेरे साथियों ने बताया कि इसी सभागार में 2 दिन विस्तृत चर्चा, विशद चर्चा करके, और जो वर्किंग ग्रुप था डॉक्टर मंगला राय जी की अध्यक्षता वाला, उसने काफ़ी मीटिंगें की। और डुल्लू साहब परसों, माने 13 तारीख को, डुल्लू साहब और उनकी टीम उसका विस्तार से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और अभी हमारे एक साइंटिस्ट ने डेयरी के बारे में बताया, और मैं यहाँ उपस्थित किसान भाइयों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट नोट बना है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि देश के किसी राज्य में ऐसा मॉडल अभी तक किसी ने विकसित नहीं किया होगा। इस तरह से हमने सबने काम किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो पूरी तरह से ज़मीन पर उतरे, इसकी हर कोशिश हम सब करेंगे। विभाग के सभी साथियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि ये हमारे लिए एक चुनौती है, और ये चुनौती इसलिए है कि अगर हम जम्मू कश्मीर को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसे तन मन से जुट करके पूरी तरह हमें ज़मीन पर उतारना होगा। 28 रिकमेंडेशंस हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। डेयरी के बारे में विस्तार से बता दिया गया है। एक दिन मेरी चर्चा उसमें से कुछ साथियों से हुई थी, और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी मेहनत की है हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने भी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने भी। मिल्क प्रोडक्शन में 2 साल में हम लगभग आत्मनिर्भर हो गए हैं, और प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनी है।
मुझे लगता है कि एक वैल्यू चेन हमें स्थापित करनी होगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रोसेसिंग का भी प्रबंध हमें करना होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ डेयरी है अभी 2 लाख लीटर मिल्क की प्रोसेसिंग वो करती है, लेकिन उसमें जो एक अच्छी बात है माननीय मंत्री जी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि वो हमारी डेयरी हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा पैसा यहाँ के दुग्ध उत्पादकों को देती है। हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा पैसा हम देते हैं। और अभी पिछले दिन उनकी एक बैठक मैंने की थी, तो 5 लाख लीटर का टारगेट उनको दिया गया है और 2 साल में उन्हें अचीव करना है। उनकी भी कुछ कठिनाइयाँ हैं, वो चश्मेशाही से जगह छोटी है वहाँ से हटाना चाहते हैं, जम्मू में भी नई यूनिट लगाना चाहते हैं, कुछ और भी काम वो करना चाहते हैं। उनके लिए शीघ्रातिशीघ्र उन्हें ज़मीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। 31 मार्च मुझे तारीख याद है कि जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट की स्कीम हम सब ने शुरू की थी और 1.5 वर्षों में उसका परिणाम मैं समझता हूँ कि अच्छा रहा है। 3,451 डेयरी यूनिट्स यूनियन टेरिटरी में अभी तक स्थापित हो गई हैं। उस स्कीम में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था कि कैसे किसान या दुग्ध उत्पादक को लाभ मिल सकता है। अब दूसरा जो अभियान हमें करना है, ये ध्यान रखना होगा विभाग के लोगों को कि अब आगे जो डेयरी खुले उसमें अधिक से अधिक महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों की ओनरशिप कैसे हम बढ़ा सकते हैं योजनाबद्ध ढंग से। मुझे लगता है कि इस पर विशेष ध्यान हमें देने की आवश्यकता है। लगभग 50% का इंसेंटिव हम देते हैं और अगर कोई इंटरप्रेन्योर मिल्क कूलिंग यूनिट लगाता है, मिल्क पार्लर बनाता है, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट या मिल्क वैन खरीदना चाहता है तो उसे भी लागत का 50% प्रशासन मदद करेगा। देश भर में आप अपने मैनेजमेंट स्किल से माताओं एवं बहनों ने कोऑपरेटिव के माध्यम से अनेक बड़े ब्रांड स्थापित किए और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी हमारी बहनें डेयरी सेक्टर में रोल मॉडल की तरह काम करेंगी और कामयाब होंगी। अभी रूरल लाइवलीहुड मिशन तथा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सहयोग से पुलवामा में चांदनी डेयरी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है और इन 11 बहनों ने मिलकर के पूरे जम्मू कश्मीर के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जम्मू कश्मीर के सभी 4290 पंचायतों में इस प्रकार का प्रयास हमें मिलकर के करना है ताकि एफपीओ निर्मित हो सकें। रूरल लाइवलीहुड मिशन तथा एनिमल हस्बेंड्री को अगले 1 साल की प्लानिंग करके हमें तेज गति से काम करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि कृषि तथा एलाइड सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी और रिसोर्स कनेक्टिविटी, इन चारों चीज़ों की एक साथ आवश्यकता है। खेती और डेयरी दोनों साथ साथ चलाने के लिए भी सभी सुविधाओं को हमें कागज़ से बाहर निकालकर ज़मीन पर पहुंचाना है, ये लक्ष्य हमें रखना होगा। एक तरफ किसानों की जहां उपज बढ़ानी है, दूसरी तरफ पशुधन को भी कृषि परिवार का अभिन्न अंग बनाना, मैं समझता हूं तब हमारी सफलता होगी। फूड सिक्योरिटी तो सुनिश्चित होगी ही, किसान भाइयों की आमदनी भी काफ़ी मात्रा में बढ़ेगी। लंपी का जिक्र हुआ है, कोशिश हम सब कर रहे हैं और प्रशासन प्रतिबद्ध है। काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। शुरुआत के दिनों में वैक्सीन की थोड़ी कमी थी और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और निरंतर मॉनिटरिंग भी डुल्लू साहब कर रहे हैं। मैं भी समय समय पर जिलों से रिपोर्ट लेता हूं और
अपने डीसीज को निर्देश देता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता का काम ये हमारे लिए इस समय प्रशासन के लिए है। आज माननीय मंत्री जी द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट भी शुरू की गई है। अभी तक लोगों को वेटरनरी अस्पताल जाना पड़ता था। अभी बताया डुल्लू साहब ने और बाकी साथियों ने कि 1962 डायल करके दूर दराज के इलाकों में भी अब ये सुविधा हमें मिल सकती है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जुड़े आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि जमीनी स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर अब ठोस परिणाम दिखाई पड़ने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं उससे जो नई पीढ़ी हमारी है उसको प्रेरणा मिलेगी और बहुत से नौजवान आज एग्री एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। अनेक मैं कहूँ कि इनोवेटर्स भी नए नौजवान साथी हमारे एग्रीकल्चर में आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अगर जम्मू कश्मीर में है तो इसी सेक्टर में। ये जो दूसरी बड़ी बात है, मैं आप सब लोगों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि सभी फार्मिंग फैमिली को अधिकार संपन्न बनाना ये हमारे प्रशासन का संकल्प है। वर्तमान में एग्रीकल्चर की जीडीपी में महिलाओं का जो हिस्सा है उसे कैसे बढ़ाया जाए, मुझे लगता है कि ये एक विषय है जिस पर हमें मिलकर काम करना होगा। और अगर बहनों के योगदान को हम बढ़ा सके तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं फिर से एक बार माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी का, भारत सरकार के सचिव महोदय, भारत सरकार के सभी अधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने जम्मू कश्मीर को इस पहल के लिए चुना है। मैं अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के नागरिकों की ओर से आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।